नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिंप्लीफिकेशन में हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। तो फ्रैक्शन के ही नेक्स्ट पार्ट को हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन अपनी है वो है डेसिमल फ्रैक्शंस या दशमलव भिन्न। ये फ्रैक्शन या भिन्न का नेक्स्ट पार्ट है अपना, इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं दशमलव भिन्न को। ठीक है। अब जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उनको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम, फेसबुक के ग्रुप पेज, इनके सब के आपको लिंक दिए हुए हैं। तो आप उन लिंक पे क्लिक करके आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी हैं वो उन ग्रुप में पोस्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस या दशमलव भिन्न। देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। दशमलव या डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट। जैसे हम संख्याओं के बीच में पॉइंट लगाते हैं, 3.2 हो गया, 4.67 हो गया, 5.935321 ऐसे मान लो। ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है दशमलव या डेसिमल। ठीक है। अब फ्रैक्शन के ये जो आपकी हमने जो डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं, ये जो नंबर है जिनके अंदर पॉइंट आ रहा है, ये एक्चुअल में फ्रैक्शन से ही निकल के आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब ये फ्रैक्शन का ही एक रूप है, यानी ये अलग फॉर्म है जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 2/5। 2/5 आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है। इसी फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 0.4। ठीक है। जब हम 5 का भाग देंगे इसमें तो 0.4 भी इसको लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको दिया गया 17/8 मान लो आपको दिया हुआ है, तो आप 8 का भाग देंगे इसमें, 8 गुणा 2 16, फिर 1, फिर 2, फिर 5, तो 2.125। इसका मतलब इस फ्रैक्शन को भी हमने क्या लिख लिया, इस तरीके से एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। और देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए 5/7, मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन दिया। इसको जब आप सोल्व करने की ट्राई करेंगे तो देखो 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 टाइम्स लगेगा, फिर 1 बचेगा, 1 यानी 10 में देंगे तो 1 बार लगेगा, फिर कितना आएगा 4। ठीक है। 3 बचा, 30 में दिया 4, फिर 2 बचा, 20 में देंगे 2 बार, फिर 6 बचा 8, फिर 4 बचा तो 5, फिर 5 बचा तो फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7। इस तरीके से ये बार बार आगे चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा कहीं भी जाके, ये टर्मिनेट या फिनिश नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। इसमें क्या होगा, 71428 71428 71428, इस तरीके से ये बार बार रिपीटिशन होगा। तो ये भी एक एग्जांपल है डेसिमल फ्रैक्शन का, है ना। इसी तरीके से मान लो हमने लिखा, जैसे मान लो मैंने 2/3 लिख दिया। अब जैसे 2/3 को चेंज करें तो जैसे ही हम 2 में 6 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो ये 666 इस तरीके से आता रहेगा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक रिपीटिशन हो रहा है, 0.666 ये चलता रहेगा, ये कहीं भी फिनिश नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये आपके डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शंस को जब हम डेसिमल लगा के लिख देते हैं तो उनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है। तो आपको इनको जोड़ना घटाना सबको आता होगा। जोड़ने और घटाने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो आपको कहा जाए कि भी 3.5 है प्लस 4.67 है या 68 है, मान लो इनको जोड़ना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना, यानी जहां पे दशमलव लगा हुआ है उनको एक लाइन में रखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना। मान लो एक नंबर और होता है यहाँ पे, मान लीजिए 5.124 होता, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखते हैं इसको, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट चलना चाहिए। अब चाहे इनको आपको प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, जैसे हम रेगुलर करते हैं उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल होता है, जैसे मान लो आपको 3.5 इंटू 4.69 इनको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये 35 हो गया, 35 मान लो, ये 469 यानी 469 मान लो इसको, ठीक है। पॉइंट को एक बार भूल जाओ, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए मल्टीप्लाई करने पर कोई भी नंबर आया, इस तरीके से कोई भी नंबर आ गया मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें बाद में जब आपका मल्टीप्लिकेशन पूरा हो जाए तो उसके बाद में आप डेसिमल लगा देते हैं। कैसे, ऐसे काउंट करते हैं कि भाई यहाँ दाईं तरफ से कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है, या डेसिमल की इधर कितनी डिजिट है, तो 2 है, इधर कितनी है 1, तो 2 और 1 यानी टोटल कितनी डिजिट होगी 3, तो इधर से 3 डिजिट काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का होता है। ऐसे ही डिवीजन का होता है। डिवीजन मान लीजिए आपको दिया गया कि भाई 1.5 को 1.25 से डिवाइड करना है। अब हम क्या करते हैं, जनरली जैसे हम इसको भाग लगाते हैं वैसे नॉर्मल तरीके से लगाएंगे, यानी ये 15 हो गया, ठीक है। ये मान लो कि ये इस तरीके से थोड़ा बड़ा मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1525 है, इसमें हम भाग दे देते हैं किसका, 125 का, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं। ज्यादा आसान ये होता है कि ये पॉइंट जो है इसके आगे कितनी डिजिट है 3, तो यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो लगा लो, और यहाँ पे कितनी डिजिट है पॉइंट के आगे 2, तो ऊपर की तरफ 1 2 जीरो लगा लो, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख लो कि ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गई, 1 बचा 10, तो क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, ठीक है। इसका भाग इसमें देने के बाद कोई भी नंबर आ गया, जैसे मान लो 23 आ गया, कोई भी नंबर आ गया, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब बट्टे में 1 जीरो रह गया, तो क्या करेंगे, 1 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगाए, ठीक है। इस तरीके से हम डिवीजन भी सोल्व कर सकते हैं इनका। ये आपको सबने पढ़ा होगा, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको पॉइंट हटाना हो किसी नंबर का, तो आप क्या करते हैं, जैसे 2.79 है मान लो, इसका पॉइंट हटाना है तो यहाँ से ये हटा के बट्टे में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। इसी तरीके से अगर बट्टे में से हटाना, मान लीजिए यहाँ पे 3.2 होता है, तो इसको हटाना है तो 1 डिजिट है पॉइंट के आगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ कर देते हैं। ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ये आपको कैलकुलेशन में सबको पता होंगी, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इस तरह की फ्रैक्शंस की। जो फ्रैक्शंस हमें पढ़नी है, जो मेनली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो ये है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस तो लगभग हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में आती है, हर क्वेश्चन में ही आती है लगभग, है ना। तो ये तो अपने आप ही होती जाती है जैसे जैसे हम पढ़ते हैं। हमें जो पढ़ना होता है वो ये है कि ये इस तरह के जो नंबर होते हैं जिनमें रिपीटिशन होता है, इन नंबर्स को कैसे सोल्व करते हैं। तो बेसिकली अपना फोकस जो है वो इनको सिंप्लीफाई करने पे रहेगा कि इनके क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे सोल्व करें। बाकी उनमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फ्रैक्शन है अगर, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस में आती हैं नॉर्मल फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए हम इसके टाइप पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, और कौन सा टाइप जो है वो सिंप्लीफिकेशन के लिए अपना इम्पोर्टेंट है, और कौन सा जो है वो नॉर्मल टाइप है जो हर जगह आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो हम इसके टाइप लिख लेते हैं पहले। चलिए ये मैंने एक आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया है, ये इसके टाइप्स हैं। देखिए डेसिमल्स लिखा है, डेसिमल्स के 2 टाइप होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसको हिंदी में हम शांत दशमलव कहते हैं, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जिसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट करने का मतलब होता है खत्म करना या समाप्त करना, यानी जो कि एक पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो किसी भी पॉइंट पे फिनिश नहीं होते या समाप्त नहीं होते हैं, जो चलते रहते हैं आगे से आगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप हैं, एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये अशांत आवर्ती दशमलव और ये अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। इनको सबको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप के होते हैं, जिनके अंदर डिजिट का रिपीटिशन होता है और जिनके अंदर डिजिट का रिपीटिशन नहीं होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने कुछ फ्रैक्शंस लिखूं, जैसे 0.3 लिखा मान लीजिए, 1.48 लिखा, 223.9754 लिखा। ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे हुए जो डेसिमल्स हैं, ये सारे के सारे शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे,
यहाँ पे 0.3 लिखा हुआ है, यानी 3 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये 3 पे जाके टर्मिनेट हो गया, यानी खत्म हो गया। इसके बाद में 1.48 लिखा हुआ है, तो 8 जो डिजिट है उसके आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी सब वैल्यू 0 हो गई आगे वाली डिजिट, तो इसलिए ये 8 पे टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से ये जो है आपका ये 4 पे टर्मिनेट हो गया, 4 से आगे कोई भी डिजिट नहीं आ रही है इसमें। तो ये सारे जो सिंपल डेसिमल होते हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो सारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव होते हैं। शांत या टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिए, शांत नहीं है, शांत है। शांत का मतलब टर्मिनेट होता है, ठीक है। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि शांत नहीं होते हैं या जो खत्म नहीं होते हैं, जो चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा 0.3333, इस तरीके से आपके पास एक नंबर चल रहा है, मतलब ये 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही मान लो और ले लेते हैं हम, जैसे मान लो 2.454545, इस तरीके से ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं इस तरह के, जिनमें डिजिट क्या होती है, रिपीट होती हैं या रिकर होती हैं। रिकर या फिर रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही बात है, यानी जिसमें डिजिट जो है वो रिपीट होती है। जैसे यहाँ 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 454545 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गए, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। दूसरा, इनमें रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए ये रिकरिंग भी हो गए। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग दोनों हो गए, है ना, ठीक है। तो अशांत तो है ही है, इसके साथ साथ ये आवर्ती में भी, आवर्ती का मतलब होता है रिपीटिशन होना, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा 3.456982112345596218 इस तरीके से कोई नंबर चल रहा है। मान लीजिए ये हमने एक एग्जांपल लिया है। आप ध्यान से अगर देखेंगे इस एग्जांपल को, तो इसके अंदर रिपीट जो डिजिट है वो क्या है, इन्फिनिट तक जा रही है, मतलब ये फिनिश तो नहीं हो रहा है कहीं भी जाकर। लेकिन इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि 2 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट या 6 डिजिट बार बार वही आ रही है, ऐसा नहीं है। हर बार कुछ अलग पैटर्न आ रहा है डिजिट्स का। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब ये भाग खत्म तो नहीं हो रहा है कहीं भी, लेकिन इसके अंदर रिपीटिशन भी नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया, यानी ये अशांत भी और अनावृत्ति है, मतलब इसमें आवृत्ति नहीं है, यानी रिपीटिशन नहीं है। तो ये 3 तरह के डेसिमल हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि इन पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो अपना टाइप है वो है शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो सबको पता है टर्मिनेट हो जाएंगे, है ना, इसका मतलब ये सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए 1.5 दे दिया, मान लीजिए 83 दे दिया, 9.125 दे दिया, 6.24 दे दिया। इस तरीके से मान लीजिए आपको डेसिमल्स दिया गए। इनको हम फ्रैक्शन में वापस चेंज कर सकते हैं, यानी इनको वापस भिन्न में बदल सकते हैं। भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है कि पॉइंट के आगे कितनी डिजिट लिखी हुई है वो देखना है, ठीक है। पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, तो इस पॉइंट के आगे कितनी है, 1। तो आप क्या करेंगे, ये नंबर पूरा लिखेंगे, है ना, बिना पॉइंट के लिखेंगे और बट्टे में एक 0 लगा देंगे 1 के आगे, यानी 10 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, तो 2 हैं, तो पूरा नंबर लिखेंगे 483 और 1 के आगे 2 0 लगा देंगे, मतलब 100 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है आपका, इसको पूरा लिख के 1 के आगे क्या कर देंगे, 3 0 लगा देंगे। इसी तरीके से इसको पूरा लिख के 1 के आगे 2 0, चलो इसको मैं और कर देता हूँ, 1 के आगे 4 0 लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इनको आगे भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे ये दोनों डिजिट 5 से कैंसिल आउट होती हैं, तो ये 3/2 लिखा जा सकता है। यहाँ पे कुछ भी कैंसिलेशन हो नहीं रहा है, तो इसको ऐसा का ऐसा रखा जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 25 से कट रहा है, पहले तो 25 से आप काट सकते हैं, ये दोनों 25 से कट रहे हैं नंबर, तो 25 से काटेंगे तो 25 गुणा 3 75 और 25 गुणा 6 150 और 25 गुणा 5 125, ये 40 हो गया। अभी भी ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे, 5 गुणा 7 5 गुणा 3 और 5 गुणा 8। इसी तरीके से ये जो है आपका, ये 4 से कट रहे हैं, देखो,
ठीक है, 4 से कट रहे हैं दोनों, ये 16 से भी कट रहा है, अगर आप ध्यान से देखें 16 से कटेगा ना, देखो 16 से भी कट रहा है, तो 16 से ही काट दो, फिर 16 गुना 3 48 हो गया, बचेगा कितना 14 144, फिर 3 और बट्टे में ये 16 गुना 6 हो गया, 16 गुना 2, 16 गुना 5। तो ये इस तरीके से आपके पास में वैल्यू आएंगी। अब देखो ये जो आपके पास में जितने भी ये डेसिमल्स होते हैं, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, इनके अंदर क्या खासियत होती है कि जब आप इनको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो बट्टे में 10 या 10 की कोई पावर आती है। जैसे ये 10 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 4 है। हमें ये पता है कि भाई 10 की पावर आएगी, चाहे वो कुछ भी आ रहे हैं, XYZ मान लो n आ रही है, 10 की पावर n मान लो बट्टे में, ठीक है। तो 10 की पावर n का मतलब ये हुआ कि 2 और 5 की पावर n है, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5। तो जो भी आपके पास में टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, उस टर्मिनेटिंग डेसिमल के बट्टे में जब आप उसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, या कोई भी आपको फ्रैक्शन दी हुई है, आप ऐसे मान लीजिए उस फ्रैक्शन के अपोन में 2 और 5 की पावर हो, है ना। देखिए अकेले 2 की पावर भी हो सकती है, अकेले 5 की पावर भी हो सकती है, और दोनों की पावर भी हो सकती है। अगर 2 और 5 में से किसी की भी पावर है, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है बट्टे में 2 और 5 के अलावा, तो फिर आप कह सकते हैं कि जो भी फ्रैक्शन है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी या शांत होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/4, ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी या नहीं होगी, तो आप देख के ही बता सकते हैं। देखिए पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना हो सकता है, ये तो सिंप्लीफाइड ही आगे नहीं कटेगा। यहाँ पे कितना है 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बट्टे में 2 की पावर है, 2 के अलावा और किसी भी संख्या की पावर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। जैसे यहाँ देख लो आप, यहाँ पे 2 की पावर है ओनली, तो ये टर्मिनेटिंग था, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 100 है, 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यही होता है अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। आपको करने आते हैं, नहीं आते हैं तो आप प्राइम फैक्टर का वीडियो जो है वो नंबर सिस्टम के जो प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ, आप वहां जाके देख सकते हैं इसी चैनल में, ठीक है। तो आप देखिए कि इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 की पावर 3 आ रही है, 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ और आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए तो ये क्या है, ये 5 की पावर 4 है ना, 625 5 की पावर 4 है, ये भी 5 की पावर ही आ रही है, 5 की आ सकती है, 2 की आ सकती है, उनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। तो जिस भी फ्रैक्शन के बट्टे में या तो 2 या 5 की पावर होती है, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं हो, तो फिर वो फ्रैक्शन हमेशा क्या रहेगी, टर्मिनेटिंग रहेगी या शांत रहेगी, है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 8/15 है, तो आप तुरंत देख के कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होगी। कारण क्योंकि देखो 8 ये कटेगा तो नहीं आगे कोई भी नंबर, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बट्टे में क्या आ रहा है 15 के अंदर क्या क्या होता है 3 × 5, ये होते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर। तो आप देखिए 5 के अलावा क्या आ गया 3 आ गया, जबकि हमने कहा कि 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर 5 और 2 के अलावा कुछ और आ गया, इसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होके क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी, यानी वो अशांत हो जाएगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिकरिंग भी हो सकती है और नॉन रिकरिंग भी हो सकती है, दोनों टाइप अभी पढ़े हमने, तो दोनों में से कोई सा भी हो सकती है, वो आगे की बात है। लेकिन इतना कंफर्म है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। आप चाहे तो इस 15 का 8 में भाग दे के देख लो, कभी भी भाग पूरा नहीं रहेगा, यानी फिनिश नहीं होगा, हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको डायरेक्ट 4 संख्याएं दे देता है ऑप्शन में, है ना। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है। जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि भी 5, मान लीजिए आपको दे दिया कि 11/40 है, दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लीजिए कि 113 मान लीजिए 250 है, उसके बाद एक ऑप्शन दे दिया मान लीजिए कि 321/1250 है। ऐसे एक ऑप्शन दे दिया मान लीजिए कि 841 मान लीजिए ये दे दिया 640।
इस तरह के 4 संख्याएं दे दी, आपसे पूछा बताइए कि इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो यहां पे मान लीजिए ठीक है, इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा कि इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है, तो आप क्या भाग लगा लगा के चेक करेंगे एक एक को कि किस कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है कौन सी टर्मिनेटिंग है ना। भाग लगाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे 40 है, 40 का मतलब क्या होता है 2 का क्यूब यानी 8 इंटू 5 यही होता है। तो इसके अंदर 2 और 5 आ रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसके बाद में अगर इसकी बात करें तो आगे तो कटेगा नहीं है, क्योंकि कटने वाला होता तो अगला काट के लिखेगा ना, और नहीं तो आप काटने की ट्राई करें, आगे नहीं कट रही है। इसको अगर हम देखें तो ये जो है आपका ये 25 गुना कितना होगा, देखो 25 गुना, एक बार भाग लगेगा 25 का, फिर 7 5 12, 25 गुना 5 यानी 25 गुना 15 है, तो 5 की पावर 3 हो गई और 3 की पावर 1 हो गई, 125 गुना 3 हो गया है ना। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए 3 आ रहा है क्या, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है ना, क्योंकि 5 के अलावा क्या आ गया 3 आ गया। इसमें देखिए तो 125 गुना 10 है, तो 2 और 5 ही आएगा। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। इन दो इसमें देखिए तो 64 गुना 10 है, 64 तो 2 की पावर ही होती है, 10 में भी 2 और 5 ही होते हैं, तो ये भी क्या है टर्मिनेटिंग। ये ऑप्शन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, बाकी सारे क्या है टर्मिनेटिंग है। कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से अगर पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 और 5 खोजने हैं बट्टे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है अपना अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, आवर्ती मतलब रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो है ये किस तरह से बनते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई अगर बट्टे में 2 और 5 के अलावा अगर कोई और पावर होती है फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में या हर में, तो वहां पे क्या होता है कि जो डेसिमल है वो जो भाग है या डेस पॉइंट के आगे जो नंबर है वो फिनिश नहीं होता है, डिजिट जो है वो बार बार मतलब आगे से आगे चलती रहती हैं, या आप कह सकते हैं रिपीट होने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे अभी हमने 3 लिया था 0.333 इस तरह से दिया है, तो इसको क्या करते हैं, इसको इस तरीके से शो करते हैं 0.3 का बार। ठीक है, 0.3 का बार इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इसका मतलब ये है 3 पे बार मतलब कि डिजिट 3 जो है वो बार बार अब आगे रिपीट होगी है ना, यही बार बार आती जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा इस तरीके से लिखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई 5 और 3 जो हैं वो दोनों डिजिट बार बार रिपीट हो, इसका मतलब ये हो। इसी तरीके से मान लो हमने लिखा इस तरीके से लिखा, मान लो इसका मतलब ये हुआ कि 2.14, अब 7 जो है वो क्या होगा बार बार रिपीट होता रहेगा, इस तरीके से आएगा। ऐसे ही मान लो हमने लिखा इस तरीके से लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि 15.1 फिर 95 जो है वो बार बार आपका रिपीट होता रहेगा, इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा। और ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको दिया 7.2956 इस तरीके से दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा 2 के आगे जो 956 यानी जिसपे बार लगी हुई है वो 3 डिजिट बार बार क्या होंगी रिपीट होती रही, इस तरीके से। कई बार आपको ध्यान रखना है, इनको इस तरीके से भी शो किया जाता है, जैसे ये है आपका, इसको 0.3 ऐसे डॉट लगा देता है। इसका मतलब ये है कि जो 3 है वहां से स्टार्ट करके उसके आगे वाली जितनी भी डिजिट है वो रिपीट होती रहेंगी। तो यहाँ तो अकेला 3 है, इसका मतलब 3 ही बार बार क्या होगा रिपीट होगा। जैसे नेक्स्ट आपका 1.53, तो यहाँ पे डॉट लगा देता है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 से आगे वाली सारी डिजिट रिपीट होंगी, यानी 53 53 53 इस तरह से चलता रहेगा है ना। ऐसे मान लो आपको ऐसे दिया जाए ये 2.147 है, तो 7 पे डॉट लगा देगा, तो 7 से आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट होता रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं
195। देखिए यहाँ 9 पे हम डॉट लगा देंगे क्योंकि 9 से आगे वाली सारी डिजिट क्या होंगी, रिपीट होंगी। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 7.956 और 9 पे यहाँ पे डॉट लगा देंगे। कई बार आपको 2 डॉट भी मिल सकते हैं, जैसे मान लो एक डॉट यहाँ है, एक यहाँ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिजिट क्या होंगी, रिपीट होंगी। ठीक है, तो 2 डॉट भी मिल सकते हैं, जनरली 1 मिलेगा आपको, लेकिन 2 दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि पहले डॉट से लेकर दूसरे डॉट तक की डिजिट जो वो बार बार रिपीट होंगी, यानी उन पे बार है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, इनको इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखी हुई मिल सकती है। अब इनको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वो हम देखते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या रहेगा, देखो जैसे मान लो आपको 0.4 पे बार दिया और क्वेश्चन ये है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो बताइए लिख के। तो पहले इसका बेसिक तरीका बता देता हूँ मैं आपको, बेसिक कैसे होता है। देखिए इस संख्या को हम मान लेते हैं कि ये x है और x बराबर ये है अपना 0.444। जो संख्या हमें दी हुई है, जो नंबर दिया हुआ उसको हमने x मान लिया। अब आपको ये देखना है कि कितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है, कितनी पे है, 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यानी 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जैसे ही आप इसको 10 से करेंगे, ये तो 10x हो गया, इधर 10 से करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, यानी ये इस तरह से आएगा 4.4444, इस तरीके से चलेगा। अब क्या करना है, इस नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला माइनस कर देना है। तो 10x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x। इधर क्या होगा, देखो इधर ये घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 और यहाँ क्या बचेगा, 4 4 माइनस 0 4। अब देखो पॉइंट के आगे सारी डिजिट क्या होगी, 0 हो गई, तो इनको तो आप हटा भी सकते हो, पॉइंट के आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। यहां से x बराबर क्या आ गया, 4/9। तो ये जो टर्म है इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/9 बनेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1.2 का बार। ठीक है, तो इसको अगर मैं x मान लूं एक बार, x बराबर 1.2 का बार है, तो 2 को हम 5-6 बार रिपीट करके लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो एक डिजिट पे बार है तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर एक डिजिट पे बार है। अब देखो पॉइंट यहां चला जाएगा तो 1 और 2 तो आएंगे पॉइंट से, इधर 1 और 2 है ना, यहाँ पॉइंट आएगा, वो यहाँ लिखा है मैंने, फिर आगे 2 2 इस तरीके से आए। देखो इस नीचे वाले में से ये माइनस करेंगे, क्या बचेगा, तो आप कहेंगे कि भाई 10x माइनस 1x, तो 9x बचा। इधर देखो ये 0 0 0 0 पॉइंट से आगे सारे 0 है, क्या बचा, 12 माइनस 1। तो यहां से x बराबर क्या मिला, 12 माइनस 1/9, यानी ये जो नंबर है इसको हम 12 माइनस 1/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 3.25 पे बार, इस बार आपको फ्रैक्शन ऐसे दी हुई है, इसका बताना है कि क्या आएगा, है ना। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू x मान लेते हैं। ठीक है, तो x मान के हमने इसको लिखा 3.252525 इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे देखो कितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे। जब 2 डिजिट पे बार होगा तो हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, 100 से करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो 325 तो आएगा पॉइंट के इधर, और बाकी आगे आएगा 2525 इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो 100x में से x गया तो 99x बचेंगे। यहां देखो 325 माइनस 3 बचेगा, क्योंकि आगे वाला तो सारा 0 हो गया, तो ये बनेगा 325 माइनस 3। 99 को बट्टे में लेके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये बना 325 माइनस 3/99। ठीक है, ये हमने इस तरीके से लिखा। एक एग्जांपल और लेंगे अभी हम।
मान लीजिए कि आपको इस तरीके से दिया 4.67, यहाँ पे बार लगा हुआ है, 7 पे क्या है, बार लगा हुआ है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम x मान लेंगे, तो x बराबर क्या आएगा 4.6। अब 7 को हमें बार बार रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो कितनी डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, ये देखो 46.7 बन जाएगा, 46.7 फिर 7 फिर 7, इस तरीके से ये चलेगा। इसमें से ये माइनस करें तो 10x में से x घटाए 9x आ गया। इधर देखो यहां से आगे का सारा क्या है, 0 है, तो इधर क्या बचा 46.7 में से 4.76 माइनस कर सकते हैं, 4.6 माइनस कर लेंगे, और इस 9 को बट्टे में लेके इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 46.7 माइनस 4.6 अपॉन 9। अच्छा, अगर मैं दोनों में देखूं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है दाईं ओर से, तो अगर मैं दोनों का पॉइंट हटा दूं तो बट्टे में क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 का एक 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बना, ये बना 467 माइनस 46 अपॉन 90, ठीक है। ये हमने 4 एग्जाम्पल लिए। अब इन चारों एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मुझे एक चीज तो कंफर्म मिल रही है कि जैसे यहाँ पे बिना बार और बिना पॉइंट को सबको हटाकर देखूं मैं, तो पूरा नंबर क्या मिल रहा है, 4, पूरी संख्या 4 है। यहाँ पे पूरा नंबर क्या है 12, तो यहाँ 12 मिल रहा है। देखो यहाँ पे 325 है तो यहाँ 325 मिल रहा है, यहाँ पे 467 है तो यहाँ 467 है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमें कंप्लीट नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इधर लिखता जाता हूँ, मान लीजिए आपको 3.247, आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको कंप्लीट नंबर को लिखना पड़ेगा, जैसे सब में लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, माइनस क्या हो रहा है, देखो इसमें से 46 माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, और यहाँ पे कुछ माइनस नहीं हो रहा है तो 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 0 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन डिजिट पे बार नहीं लगा हुआ है, देखिए वो नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे किस किस पे बार नहीं लगा हुआ है, 3 और 2 पे, तो -32 लिख देंगे, 32 लिख देंगे, ठीक है। अब बट्टे की बात करें, बट्टे में क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे एक डिजिट पे बार है, पॉइंट के आगे एक डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे 19 आ रहा है ना, यहाँ पे एक डिजिट पे बार है पॉइंट के आगे, तो यहाँ पे 9 आ रहा है। यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 आ रहा है, यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो 1 बार 9 आ रहा है। तो जितनी डिजिट पे बार होता है उतनी बार क्या आएगा, 9 आएगा। एक चीज और, इनके अंदर केवल 999 ही आ रहे हैं, इसके अंदर 0 भी आ रहा है। 0 क्यों आया, क्योंकि इसमें पॉइंट के इस तरफ एक डिजिट ऐसी भी है जिसपे बार नहीं है, तो जो बार होता है वो तो अपनी जगह लेके आता है बट्टे में 9। अगर पॉइंट के इस तरफ मान लो ऐसे होता है 1.4 होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको 14 बट्टे 10 लिखते हैं ना। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट के इधर अगर कोई डिजिट बिना बार की है तो वो बट्टे में 0 लेके आती है अपने साथ में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिजिट जो है वो बिना बार की है, इस वजह से ये एक 0 लेके आई है अपने साथ में। तो यहाँ पे भी एक डिजिट बिना बार की है, तो यहाँ क्या आएगा, एक 0 आएगा, ठीक है। और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो पहले पूरा नंबर लिखेंगे माइनस, फिर जिन पे बार नहीं है वो सारे डिजिट लिख दो, चाहे वो पॉइंट के बाईं तरफ है चाहे वो दाईं तरफ है। अब आपको पॉइंट के दाईं तरफ जाना है, अगर बार वाली डिजिट है तो उतनी बार 9 लिख दो, और अगर बिना बार वाली है तो उतने ही 0 लगा दो उनके आगे। यहाँ 2 डिजिट पे बार है तो 2 बार 9 लिख दो, 2 डिजिट ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है तो वो क्या लगाएंगी, अपनी जगह 0 लेके आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर जो है उसका फ्रैक्शन इजीली लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 0.11 इसका लिखना है, तो देखिए पूरा नंबर क्या बना, 11 ही बना, 011 मतलब 11 हो गया। 11 माइनस बिना डिजिट का तो 0 ही है, और कुछ है ही नहीं बिना बार का, तो है ना, डिजिट 0 ही है। इसके बट्टे में लिखना है, तो देखो पॉइंट के इधर 2 डिजिट है और दोनों ही बार वाली है, तो 2 बार क्या आ जाएगा,
9 आ जाएगा। बिना बार वाली कोई डिजिट है नहीं तो 0 आएंगे नहीं उसके साथ में। ठीक है, इस तरीके से आप किसी का भी लिख सकते हैं। अब आप इसका सीधा लिख सकते थे ना, ठीक है, जैसे 4 होगा और 4/9 हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिजिट है उसका 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 - 1/9, क्योंकि एक डिजिट है उसका 9 आ जाएगा, वो बार के साथ में। तो जब भी आपको बट्टे में लिखना हो तो आपको पॉइंट के दाईं तरफ देखना है कि जितनी डिजिट पे बाहर है उतने तो 9 लिख दो, जितनी पे डिजिट पे बाहर नहीं है उतने 0 लगा दो उसके आगे। ठीक है, ये इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, हमें इसको ऐड करके बताना है या जोड़ करके बताना है कितना। देखिए 2 तरीके होते हैं आपके पास नंबर्स को जोड़ने के, 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप उनको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, जोड़ना घटाना दोनों ही आते हैं ना, जोड़ने का मतलब जोड़ना भी और घटाना भी। ठीक है, तो ऐड और सेपरेट करने के 2 तरीके हैं। पहला फ्रैक्शन में चेंज कर लो, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो पहले 15 लिखेंगे -1/9 यही बनेगा। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 39 - 3/9 ये बनेगा, और ये 47 - 4/9 ये इसका फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, फ्रैक्शन जैसे अभी हमने चेंज किया था वैसे करेंगे। ये क्या हो गया 14/9, ये हो गया आपका 36/9, और ये हो गया आपका 43/9। देखो तीनों के बट्टे में 9 आ रहा है तो एलसीएम भी 9 आ जाएगा, और हम डायरेक्ट जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 6 10 3 13 हो गया, और 4 3 7 8 1 9 हो गया। इसका भाग दे देंगे इसमें, तो 9 गुणा 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 गुणा 3 27, फिर 3 27। इस तरीके से ये भाग चल रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा 10.3 का। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 10.3 का 12। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें तो क्या है कि सबके बट्टे में 9 आ गया, लेकिन हमें पता है फ्रैक्शन में चेंज करने पर मान लो इसके बट्टे में 9 आता, इसके बट्टे में 99 आता, और इसके बट्टे में मान लो 90 आ जाता। अब 9 99 90 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। मान लो इसके फ्रैक्शन में 990 आ गया, अब और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इतने बड़े फ्रैक्शन जब आपके पास में डिनोमिनेटर आ जाते हैं या हर आ जाते हैं तो आप एलसीएम से नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या है कि इनका दूसरा तरीका देखना पड़ेगा कि हमें फ्रैक्शन में ना चेंज करना पड़े, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सोल्व कर लें, है ना। ठीक है, तो देखिए दूसरा तरीका क्या होगा इनको सोल्व करने का। आप क्या करें, इन नंबर्स को एज इट इज लिख लें, जैसे हम जोड़ करते हैं, जो अपने जनरल फॉर्म में जो नंबर होते हैं जितने भी, उनको हम जैसे जोड़ते घटाते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे, है ना। जैसे ये 1.5 है, तो ये 5 जो है इस पे बार लगा हुआ है, तो मैं इस 5 को 5-6 बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं लिख देता हूँ। ऐसे ही 3.9 है, तो 9 पे बार लगा हुआ है, तो मैं 9 को बार बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। ऐसे ही 4.7 है, तो 7 को आप बार बार इस तरीके से रिपीट कर दीजिए। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, आप इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 7 16, 16 और 5 21, 1 आएगा, ये भी 21 आएगा, 21 और 2 23, ये भी 21 और 2 23, ये भी 23। ठीक है, ये भी 23, और ये कितना आएगा 8 और 2 10। आप देख सकते हैं 10.3333 1 आ रहा है। ये अगर यहाँ पे ये 5 9 7 होता तो ये भी 3 आता। इसका मतलब इस लास्ट डिजिट को तो इग्नोर करके चलिए, है ना, ये तो अलग आएगी क्योंकि हमने आगे नंबर लिखा नहीं है। तो आप देखें कि तो 3 का रिपीटिशन हो रहा है बार बार, इसका मतलब ये 10.3 का बार, 10.3 बार। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो बहुत आपका आसान हो जाएगा, ना आपको भाग देना पड़ेगा, ना आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है आपका, इसको हमें सोल्व करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, कितना आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से लिखें 8 7 8 7 8 7, इस तरीके से 2-3 बार लिख दें इसको, है ना। ऐसे 2.59 59 59 59, इसको भी रिपीट कर दें। अब इसमें से ये हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे। 17 - 9 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 7 - 5 2 हो जाएगा,
ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8, ये 2, ये 8, और इसके बाद में ये आ जाएगा आपका 7 - 5 2, और ये 1। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, 28 28 28 28 बार बार आ रहा है। इसका मतलब आंसर क्या होगा 1.28, और 2 और 8 पे क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पे 8 5 4 6, ठीक है, और यहां पे क्या रहे 3.9 3 और 7। आप यहां पे दोनों में से ये देखो कि बिना बार की डिजिट किसके अंदर ज्यादा है। तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि बिना बार वाली 2 डिजिट है 8 और 5, और यहाँ पे बिना बार वाली एक ही डिजिट है 8 और 3। तो यहाँ पे ज्यादा है, 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही है। तो जिसमें ज्यादा हो उतनी डिजिट पर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, है ना, जिसमें ज्यादा हो उतनी पे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ कितनी डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो यहाँ कितनी डिजिट पे है, 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। यहाँ कितनी डिजिट पे है, यहाँ 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है भाई, 6 होता है। इस लाइन के आगे आपको 6 डिजिट लिखनी है। इस लाइन के आगे आपको 6 डिजिट लिखनी है। तो मैं कितनी लिख चुका हूं भाई, 2 डिजिट लिख चुका हूं। अब मुझे पता है 4 6 के आगे फिर से 4 6 ही रिपीट होगा, तो 4 6 4 6, ये मैंने 6 डिजिट लिख दी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी 6 डिजिट लिखनी है। तो देखो क्या लिखा मैंने, 3.937, ये हो गया। अब आगे फिर से क्या आएगा, 937 ही आएगा दोबारा से, तो 937, और फिर से क्या आएगा 937, तो 9 ऐसे। तो यहाँ पे 6 डिजिट लिखनी है ना। 6 कैसे लिखिए ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये देखो कि बिना बार की डिजिट किस में ज्यादा है ना। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे एक लाइन खींच दो, जिसमें ज्यादा है उतनी डिजिट के आगे एक लाइन खींच दो। उसके बाद ये देखो कि बार वाली डिजिट यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लेना है। एलसीएम 6 हो गया, तो 6 डिजिट और लिखनी है इस लाइन के आगे। अब इनको ऐड कर दो सिंपली, क्योंकि हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया 15, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 6 और 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 13 और 1 14, 4 और 3 7। ठीक है, उसके बाद में 9 5 14, 14 का 4, उसके बाद में 8 3 11 और 1 12। आप क्या करेंगे, इस लाइन के इधर वाली जितनी भी डिजिट है उन पे बार लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 12.4744025, ये 8 आएगा, सॉरी। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। अब इस 8 से आगे वाली सारी डिजिट इन पे बार लगा दीजिए। यही आंसर अपना पीछे वाला आ रहा था। ठीक है, तो 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा डिजिट नहीं लिखनी पड़ेंगी, आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन लिया हमने, हमें इनका तीनों का जोड़ बताना कितना है। अब हम इसको इसी मेथड से करेंगे जो अभी हमने पीछे किया था। क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर जो है उनको लिख लो, पहले एज इट इज लिख लो, है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के नंबर को लिख लो, 671। ठीक है, उसके बाद 9.35, उसके बाद 5.56। पहले देखना है कि बिना बार की डिजिट सबसे ज्यादा किसमें है। इसमें बिना बार वाली 2 डिजिट है, इसमें बिना बार की 1 डिजिट है, इसमें बिना बार की 3 डिजिट है। तो सबसे ज्यादा 3 है, तो 3 डिजिट के आगे लाइन खींच दो, यहाँ पे लाइन खींच दो, 1 2 3, 3 डिजिट पे लाइन खींच दो, है ना, यहाँ पे लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखना है कि बार वाली डिजिट कितनी कितनी, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 2 और 1 इनका एलसीएम लेंगे तो 2 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमें इस लाइन के आगे 2 ही डिजिट लिखनी है। तो यहाँ तो 2 डिजिट लिखी हुई है। आप बताइए भाई 9.35 अगली डिजिट क्या आएगी, तो 35 ही आएगा, मतलब 3 आएगी अगली डिजिट।
इसके बाद 5.56, तो 5 6 तो 6 ही रिपीट होगा तो अगली डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगा, बस ऐड कर दो। ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 हो गया, ये 11 7 18 19 हो गया, उसके बाद 5 3 8 14 15 हो गया, और उसके बाद 17 हो गया, और ये 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इन दोनों डिजिट पे बार लगा के लिख देना है। तो 27.590, तो इस पे बार आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना, हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के पूरा नंबर लिख लेंगे। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ज्यादा कौन सी संख्या में बिना बार वाली डिजिट है, तो उसमें तो 1 है, इसमें 2 है, तो 2 डिजिट के बाद में 1 4 यहाँ पे क्या लगा देंगे, लाइन खींच देंगे एक, है ना। अब देखो इसमें बार वाली डिजिट कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 3, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 डिजिट लिखनी है हमें, तो इसमें तो 5 7 6 ही आ जाएगा आगे। इसमें 7 6 रिपीट हो रहा है ना, तो 7 6 7 6 7 ऐसे आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करना है, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे 7 - 6 1, 16 - 7 9, 6 - 5 1, ये 0, उसके बाद 0, उसके बाद में 1, उसके बाद 7 - 4, तो यह आ जाएगा 3, और उसके बाद 2, तो 2.3, और ये जो डिजिट है इन पे बार लगा दीजिए, तो 2.31000191। ठीक है, इस लाइन से इधर वाली सारी डिजिट पे बार लगा दे तो इनका बार आ जाए। ठीक है, अब इनमें क्या है कि थोड़ा ऑप्शन चेक करना भी आसान हो जाता है अगर आपको ये मेथड पता है। हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे अगर 2 डिजिट पे बार है, यहाँ पे अगर 3 डिजिट पे बार है, इसका मतलब आंसर में कितने डिजिट पे आएगा, तो 6 डिजिट पे आएगा। 2 और 3 के एलसीएम के बराबर, है ना, उतनी डिजिट पे बार आएगा। तो यहाँ जैसे 6 पे आ रहा है ना, 6 डिजिट पे, तो आपको ऑप्शन में अगर बार दिए हुए हैं तो आप जल्दी से जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन में 6 डिजिट पे बार है। केवल वही आंसर हो सकते हैं, बाकी ऑप्शन कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं। कई बार एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसके अंदर 5 डिजिट पे बार लगा हो, और यहाँ से हमें ये भी पता लग जाता है कि पॉइंट के आगे एक डिजिट ऐसी आने वाली है जिसपे बार नहीं होगा, तो वहां से भी आप ऑप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन काटना भी आसान है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें इन दोनों को ऐड करना है और फिर इसको माइनस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे दोनों को। तो इन दोनों नंबर को लिख लेते हैं, और 11.567। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 डिजिट ऐसी है जिसपे बार नहीं है, इसमें 2 हैं, तो इसका मतलब 3 ज्यादा है, तो यहाँ पे लगा देंगे, है ना, 1 2 3। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक लाइन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे 1 डिजिट बार वाली है, यहाँ पे 2 डिजिट है बार वाली, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 ही हो गया। इसका मतलब हमें 2 डिजिट और लिखनी है। इसमें तो लिखी हुई है, इसमें 4 है जो है वो 2 बार और रिपीट हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 4 11 आ जाएगा, 10 और 1 11 आ जाएगा, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 3, यानी ये जो बना आपका, ये बना 34.011, और 11 पे क्या आ जाएगा, आपके पास बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ये हमें माइनस करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 34.011 इसको लिखेंगे, और एक इसको लिखेंगे 33.59 इसको लिखेंगे। अच्छा, इसके अंदर 3 डिजिट बिना बार वाली है, इसके अंदर भी 3 डिजिट बिना बार वाली है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद लगा देंगे, हम लाइन खींच देंगे। यहाँ पे, यहाँ 2 डिजिट पे बार है, यहाँ 1 डिजिट पे बार है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही हो गया, तो 2 डिजिट लिखनी है। इसमें तो लिखी हुई है 9 ही रिपीट होगा, तो आगे फिर से क्या आ जाएगा, इस वाले में 9 आ जाएगा। अब हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 11 - 9 2 हो गया, 10 - 2 1 हो गया, फिर 9 - 5 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, 0.412 बचा, और 1 और 2 पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो प्लस माइनस के अगर क्वेश्चन दिए हो आपको एग्जाम में तो हमेशा इसी मेथड से चलेंगे आप, ठीक है। ये एलसीएम वाला या ये जो लाइन खींच के मैंने बताया आपको मेथड, ये परफेक्ट मेथड रहेगा, इससे आंसर आपका जल्दी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मल्टीप्लीकेशन का। देखिए मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन अगर आपको दिया हो, गुणा या भाग दिया हो, तो आप फ्रैक्शन में चेंज करके ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होता है वो इसी तरीके का होता है कि कुछ कैंसिल आउट होके आपकी फ्रैक्शन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए और आप आंसर निकाल दें, ठीक है। आप अगर इसको 1.222 ऐसे लिखेंगे, 0.0333 लिख के फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर तो आएगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो वो सही मेथड नहीं है। आपको क्या करना है, बिल्कुल इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो कंप्लीट नंबर माइनस जिसपे बार नहीं है वो नंबर, और बट्टे में अगर एक डिजिट पे बार है तो 9 आ जाएगा, बिना बार के कोई डिजिट है नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे, 3 - 0 लिखेंगे, ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, देखो एक डिजिट पे बार है और एक डिजिट पे बार नहीं है तो एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 11/9, और ये कितना आ जाएगा 3/90, ठीक है। 3 से 3 बार कट जाएगा तो ये 11/270। आगे आप भाग देके और चेंज करना चाहें तो और कर सकते हैं, 11/270 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सीजीएल 2018 के मेंस में आया था, इसमें प्लस भी है, माइनस भी और गुणा भी है। ध्यान देंगे हमेशा गुणा पहले सोल्व करेंगे, गुणा भाग जो भी होगा उसको आपको पहले सोल्व करना है, तो इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 39 - 3/90, ठीक है। और इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो इसकी 8/9 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया 9, 9 से 36 काटेंगे 4 आ जाएगा, तो ये बना 32/90, ठीक है। आप आगे भाग दे सकते हैं या आप सीधा भी लिख सकते हैं इसको। देखिए ये 90 आ रहा है तो एक डिजिट तो ऐसी होगी जिसमें बार होगा, एक ऐसी होगी जिसमें नहीं होगा, तो ये एक्चुअल में 35 - 3/90 है, ठीक है। तो 35 - 3, देखो ये जो है आपका, ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ये 0.3 और 5 का बार ऐसे बनेगा। ये आप चाहे तो 90 का भाग दे दीजिए इसमें, तो भी आपका आंसर क्या आएगा 0.3555 ऐसे आएगा, ठीक है। 90 का भाग देंगे ना, या काट के 45 का भाग दो लो, कैसे भी कर लो, आप इसका भाग देंगे तो ये आएगा, इसका मतलब ये 0.35 का बार आएगा, ठीक है। आप भाग दे के चेक कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। 9 का भाग ही तो देना है, फिर 0 की तो पॉइंट को इधर किसका देंगे, है ना। 9 का भाग दे के चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इस नंबर को हटा के इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 0.35 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह हमने 0.35 का बार कर दिया, 5 पे बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करना है तो वही तरीका रहेगा अपना, 0.47 लिखा, 0.503 लिखा, यहाँ एक डिजिट जो है, सॉरी यहाँ पे इस वाले नंबर में 2 डिजिट हैं, इसमें भी 2 डिजिट हैं जिन पे बार नहीं है, तो दोनों में 2 ही हैं, तो यहाँ दूसरे पे लाइन खींच दो यहाँ पे, ठीक है। अगर हमने 0 लिखा है तो फिर हम 0 से ही गिनेंगे डिजिट को, ये ध्यान रखना। आप ये कहेंगे पॉइंट के बाईं तरफ 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ आंसर में लिखे है ना, तो हम पहली डिजिट 0 को ही गिन के चल रहे हैं। यहाँ पे नहीं लिखते तो फिर 4 और 5 को लिख लेते, तो फिर 1 हो जाती है दोनों में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 है बार वाली डिजिट, यहाँ पे 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 है, तो 2 डिजिट चाहिए, तो यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 7 और आ जाएगा, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, ऐड कर दो तो 10 8 9 और ये 0, ठीक है। तो क्या आंसर बना, तो 0.980, 8 और 0 का बार, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें से ये माइनस करना है हमें, तो 0.980 तो ये बना और 0.35 ये बना। अच्छा यहाँ पे भी 2 डिजिट है इधर और यहाँ भी 2 डिजिट है, तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, और इसमें 5 रिपीट हो रहा है तो यहाँ 5 आ जाएगा एक और, ठीक है। क्योंकि 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 डिजिट लिखनी है हमें, तो 2 हमने लिख ली, ठीक है। अब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये 0। तो आंसर क्या आ गया 0.62,
तो 25 का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये सीजीएल 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पे n और m दो नंबर दिए हुए हैं, आपको 1/m + 1/m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो n और m का इन्वर्स करना है तो हम इनको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का इन्वर्स करना आसान होता है। ठीक है, उनको उल्टा करना आसान है। तो n तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो n क्या बनेगा, n देखो 0.369369 तो 369 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.369 का क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसको अगर हम बदलेंगे तो 369 माइनस 0 लिख नहीं रहा हूं मैं, और बट्टे में क्या आ जाएगा 999। ठीक है, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। देखो ये जो है आपका, ये 9 से कट रहा है 111, ये भी 9 से कट रहा है, कितना आ जाएगा 41, और ये आ जाएगा 111। ठीक है, इस तरीके से आप इसको काट सकते हैं। 9 गुणा 4 36, 1 और ये 111। ऐसे ही हम m को लिखें तो m बराबर क्या हो जाएगा 0.531। देखो 531 का भी बार हो जाएगा, क्योंकि 531 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो क्या आ जाएगा 531/999। ये भी आपका 9 से कट रहा है, तो 9 गुणा 5 45 हो गया, बचेगा कितना 4, 45 8 81 9 59 हो गया, और ये हो गया आपका 9 से काटेंगे तो 111। अब हमें क्या करना है, 1/n + 1/m यानी दोनों का इन्वर्स करके जोड़ना है। इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा 111/41, और इसका उल्टा करेंगे तो 111/59। देखो 111 तो कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 1/41 + 1/59। अब 41 और 59 का एलसीएम लेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 41 × 59 ही आएगा। 111 नीचे आएगा 41 × 59, और ऊपर आएगा 59 + 41, ये आएगा 59 + 41 कितना हो गया भाई 100 हो गया क्या, तो यहाँ तो 100 हो गया, तो 11,100 हो गया। बट्टे में इनको गुणा कर देंगे, 59 × 1 तो ये 59 ही हो गया, 5 और 59 गुणा 4 236, 5 241। ठीक है, तो ये इसका आंसर दिया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, 11,100/2419 इस तरह से फ्रैक्शन में ही दिया हुआ था, ये इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि a जो है ये एक नंबर इस तरह से दिया है 0.abc, यहाँ ABC डिजिट्स हैं यानी अंक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये बोला है कि a को किस संख्या से गुणा करें इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से, कि वो एक पूर्णांक बन जाए यानी वो इंटीजर बन जाए। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें इनमें से जिससे कि a जो है वो एक इंटीजर बन जाए या पूर्णांक बन जाए। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए ना, यानी बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो आपका नंबर है a, ये कुछ इस तरीके का है क्या, इस तरीके का नंबर है, क्योंकि ABC बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पूरा नंबर आएगा यानी ABC। जैसे मान लो ये 120 मान लो ये 1 2 3 होता है तो 123 पूरा आ जाता है 123। ठीक है, -0 तो 0 मैं लिख नहीं रहा हूँ, -0 बिना बार वाली डिजिट, बट्टे में 999 आएगा। अच्छा, ये जो नंबर है इसके बट्टे में 999 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पूर्णांक का मतलब या इंटीजर का मतलब वो भिन्न नहीं होना चाहिए, इसके बट्टे में 1 होना चाहिए। 1 होने का मतलब ये है यहाँ पे मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये 999 कट जाए, तो मैं या तो 999 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 999 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं पूरा। ठीक है, तो ये इससे एक बार कट जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, 999 तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर मैं और क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो फिर मैं इसमें 999 का दुगुना भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अभी भी 999 कटेगा और बट्टे में 1 हो जाएगा। क्या 999 का दुगुना दिया हुआ है, तो 999 का दुगुना 1998 होता है, नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इसका 3 गुना भी तो कर सकता हूँ मल्टीप्लाई, तो इसका 3 गुना क्या होता है, तो इसका 3 गुना 2997 होता है। क्या ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया हुआ, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसका 3 गुना है। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ये नंबर 0.ABC 26/37 के बराबर है तो a + b + c की वैल्यू क्या होगी,
और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ABC जो है वो अंक है, मैंने लिखा नहीं है, अब मान लीजिए कि वो डिजिट्स है ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो नंबर क्या है आपका 0.ABC का बार, ये आपका नंबर है और ये दिया हुआ है किसके बराबर 26/37। तो देखिए 3 डिजिट का एक पूरा नंबर बनेगा, है ना, तो पूरा नंबर क्या बनेगा, 3 अंकों की एक संख्या बनेगी ABC। यहाँ पे ABC गुणा नहीं है भैया ना, ये ऐसे है, जैसे मान लो ये ऐसे है तो ये पूरी संख्या है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, गुणा नहीं है, ये है ना ABC का, ये पूरा नंबर एक 3 अंक का, ठीक है। इसमें से बिना बार वाले अंक यानी 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 छोड़ देता हूं मैं, बट्टे में क्या आएगा भाई 999 बराबर आएगा 26/37। अब देखो 37 गुणा 3 होता है 111 और 111 का 9 गुणा है 999, तो इसका मतलब ये 37 से 27 बार कटेगा, 9 गुणा 3 27 बार, 27 को इधर लाके गुणा करेंगे तो 3 अंकों की जो संख्या है अपनी वो क्या है 26 को 27 से गुणा करेंगे, 26 गुणा 26 676 और 676 में अगर हम एक बार और क्या कर दें 26 जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि 26 को 27 से गुणा करना है, तो 676 में अगर 26 और जोड़ दें तो आपका आंसर आएगा 702, ठीक है। देखो या तो 27 के, देखो 27 गुणा 26 करना है ना, तो या तो 27 के स्क्वायर में से एक बार 27 कम कर दो, 27 का स्क्वायर क्या होता है भाई 729, उसमें से 27 कम कर दें तो 702 बचेगा, या 26 के स्क्वायर में 26 एक बार और जोड़ दो तो 702 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 702 आ गया, यानी A की वैल्यू क्या है 7, B की वैल्यू क्या है 0 और C की वैल्यू क्या है 2, तो फिर A प्लस B प्लस C कितना आएगा भाई, A प्लस B प्लस C, तो 7 प्लस 0 प्लस 2 यानी क्या आ जाएगा 9, तो ABC का जोड़ हो जाएगा 9, ठीक। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी CGL मेंस 2018 में आया था। देखो यहाँ पे X और Y जो है वो डिजिट है, फिर से है ना, X और Y फिर से डिजिट है, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका ये इस तरीके से है, कुछ मान लो इस तरीके से, इस तरीके का नंबर है, तो इसको लिखेंगे तो पहले पूरा 25 लिखेंगे ना, इसका मतलब पहले पूरा XY लिखेंगे, उसमें से जिसपे बार नहीं है तो 0 और X, तो 0x का मतलब तो X ही हो गया भाई, जैसे मान लो ये होता इस तरीके से, इसको कैसे लिखते पूरा 25 माइनस 0 2, तो 0 2 का मतलब तो 2 ही हो गया ना, और बट्टे में क्या आता 9 और 0 ऐसे ही आता, उसी हिसाब से मैंने उसको लिखा है, तो XY माइनस X बट्टे क्या आ जाएगा 90, ठीक है। सेम तरीके से ये भी ऐसे ही होगा, बस ये इसका उल्टा है, x की जगह y है, y की जगह x है, तो ये भी क्या बनेगा yx माइनस y बट्टे क्या बन जाएगा 90, ठीक है। ये हो गया आपका 5/9 के बाद, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब देखो ये जो xy या yx है ये ऐसे है, मैंने आपको बताया ये 25 है वो, तो ये 52 है, फिर इधर वाला है ना, उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। हमें पता है 2 अंकों की कोई भी संख्या होती है उसमें इकाई का अंक तो 1 से गुणा होता है, यानी एज इट इज रहता है, और ये दहाई का अंक जो है वो 10 से गुणा होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। देखो 20 + 5 25 हो गया ना, और इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो 2 तो एज इट इज रहेगा, इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट तो एज इट इज रहेगी, और टेंस डिजिट जो है वो किससे हो जाएगी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 50 + 2 52 हो गया ना। ऐसे ही यहाँ पे XY जो होगा वो तो X तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, Y 1 से होगा, ये 90 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होगा Y 10 से मल्टीप्लाई होगा, X एज इट इज रहेगा माइनस Y बट्टे 90, और ये हो गया 5/9। अब अगर आप देखें तो देखो 10x + y दोनों का एलसीएम 90 है, तो एलसीएम तो 90 आएगा दोनों के, ठीक है। तो क्या आएगा 10x माइनस 1x प्लस 1x, तो माइनस 1x प्लस 1x कट जाएगा, y और माइनस y कट जाएगा, तो 10x प्लस 10y में से 10 कॉमन ले लें, बट्टे 90 बराबर हो जाएगा 5/9। यहाँ ये कट जाएगा, 9 से ये 9 कट जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने बोर्ड पे,
आपको इन चारों का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम इसका तीसरा और लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तीसरा टाइप का फ्रैक्शन, इसमें एक और देखा था हमने, 3 देखे थे, 2 हो गए, एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा टाइप अपना अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, यानी जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं लेकिन जो रिपीट भी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4.2391864512338765 ये मान लीजिए एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये चलता ही जा रहा है। अब आप इसमें देखिए कहीं भी आपको ना तो 1 डिजिट कोई रिपीट हो रही है, ना 2 डिजिट रिपीट हो रही है, ना 3 हो रही है, कहीं भी पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है डिजिट्स का। तो ये आपका क्या होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव। ऐसे ही एक नंबर होता है अपने पास पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है, अशांत अनावर्ती दशमलव होती है। हालांकि हम उसको 22/7 कई बार लिख लेते हैं। 22/7 जो होता है एक्चुअल में वो पाई का नियरेस्ट वैल्यू होती है ना। इसकी जो वैल्यू होती है एक्चुअल में पाई की वो 3.14, इसके आगे भी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, इतना ही नहीं होता है, लेकिन 3.14 के नियरेस्ट जो वैल्यू आती है वो 22/7 होती है। जब हम इसका भाग देते हैं तो ये लगभग इतना ही आती है वैल्यू। इसलिए क्या है कि पाई की नियरेस्ट वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू इतनी ही नहीं होती है, बहुत होती है। मतलब आप चाहे जितना सोल्व करते जाएं इसकी वैल्यू एंड नहीं होती है और ना ही कहीं से रिपीट होती है। 22/7 जो उसकी वैल्यू तो रिपीट होने लग जाएंगी 4 डिजिट के बाद में, 4 या 5 डिजिट बाद में आप देखेंगे रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसकी नियरेस्ट वैल्यू यानी लगभग मान है, ठीक है। ऐसे एक होता है आपके पास में ई होता है आपका, ये आपका 2.71 के आसपास होता है, 2.72 भी मान सकते हैं आप, ठीक है। इसकी भी क्या है, डिजिट जो है वो आगे चलती रहती है और अलग अलग डिजिट आती है हर बार, ठीक है, इसकी वैल्यू में भी, इसलिए ये भी आपका रिपीट नहीं होता है। ऐसे ही आपका √2 होता है, √2 1.414, ठीक है, 1.414। ये जो है ये इतनी नहीं होती है, इसकी भी वैल्यू अगर आप निकालेंगे स्क्वायर रूट करके तो इसकी भी वैल्यू बहुत आगे तक जाती है और रिपीट नहीं करती है कभी भी, अलग अलग वैल्यू आती है। ऐसे ही √3 होता है, √5 होता है, √7 है, ठीक है, यानी जिनका कंप्लीट रूट नहीं निकाला जा सकता, एक तरह से √10 भी हो सकता है आपका। जिनको कंप्लीट नहीं निकाला जा सकता वो सारे क्या होते हैं आपके, वो अशांत अनावर्ती दशमलव या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो ये थर्ड टाइप के, ये कुछ एग्जाम्पल याद रख लेना इनका, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, इनको फ्रैक्शन में नहीं चेंज किया जा सकता। पहले वाले दोनों टाइप के जो आपके डेसिमल थे उनको फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, जनरली कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता क्योंकि इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। इनको हम आगे सर्ड इंडिसेज में पढ़ लेंगे, अगला टॉपिक रहेगा अपना सिंप्लीफिकेशन में, नेक्स्ट पार्ट सर्ड इंडिसेज होगा, सर्ड्स और इंडिसेज में हम इनको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लाएंगे इसी का ही, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है, इसको कंपेयर कैसे करें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।